स्वागत करता हूं मैं प्रिंस सर आपको अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो ऊपर दिया गया है, जो जल्दी लोग देते नहीं हैं, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर ये दे रहा हूं। आप लोग कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। जैसा कि पिछला वीडियो आपने देखा पार्ट 1, जिसमें हमने पाठ 1 जिसका नाम है बातचीत, क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड बातचीत, पार्ट 1 में लेखक का परिचय आपने आधा पढ़ा। और आज के क्लास में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि लेखक का परिचय कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे कोई भी वीडियो 20 मिनट से अधिक का नहीं बनाना है। एक टाइम शेड्यूलिंग रखना है फिक्स। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि 20 मिनट का है तो चैप्टर कैसे ख़त्म होगा। लाइन बाय लाइन सभी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जा कर के इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे टेलीग्राम का भी लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए आप लोग जल्द से जल्द। और चलिए बिना टाइम गंवाए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने उनका जन्म, मृत्यु, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे, यानी कि लेखन के क्षेत्र में, इस महान क्षेत्र में केवल भट्ट जी ही नहीं, इनके साथ और भी कुछ महापुरुष थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं, ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जिस तरह बाल कृष्ण भट्ट जी एक महान लेखक, एक महान कवि रह चुके हैं, उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक महान लेखक और कवि रह चुके हैं। उसी तरह है प्रताप नारायण मिश्र, जिनका चित्र आप लोग देख सकते हैं, 2 नंबर पे दिया है। 3 नंबर पे हैं प्रेमघन जी, ये हमारे बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन, इनकी कविता 10th क्लास में है। और उसके बाद हैं राधाचरण गोस्वामी जी। राधाचरण गोस्वामी जी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, मतलब वो अकेले नहीं थे, इनके साथ ऐसे महान महान हस्तियां थीं। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। हाँ, ये सभी लोग इनके साथ थे, ये सभी लोग महान हैं, लेकिन इन सब में बालकृष्ण भट्ट जी का जो स्थान है वो सबसे अलग है, सबसे अलग है। जैसे कि मैं भी पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में बाबू, तो मुझे भी अपनी एक अलग सोच से काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक सभी विषय मुफ्त में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। 1 पैसा किसी भी बच्चे से मैं नहीं लेता हूँ और बिल्कुल फ्री सेवा देता हूँ, क्योंकि एक मेरी इच्छा होती है कि मैं सबसे कुछ अलग रहूं। अगर मैं भी पैसा लूं, पढ़ाऊं, तो फिर क्या अंतर है मुझ में और लोगों में। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कभी पैसा नहीं लिया है, मैंने पैसा लिया है, लेकिन मैं कुछ समय से, कुछ सालों से 1 पैसे की भी बात मैं किसी बच्चे से नहीं करता हूँ, फ्री में शिक्षा देता हूँ। उसी तरह थे बालकृष्ण भट्ट जी, वो भी एक सक्रिय, मतलब काम करने वाले, मुख पर तेज था, ज़्यादा समय तक, प्रदीर्घ समय, ज़्यादा समय तक काम करने वाले व्यक्ति थे। आगे है भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। अगर बात किया जाए भारतेंदु युग की, यानी कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, तो उस टाइम में 2-3 ऐसे साहित्यकार हुए जो लेखन के क्षेत्र में लगातार काम किए और
लेखन के क्षेत्र को काफ़ी आगे बढ़ाया, जिसमें एक स्थान बालकृष्ण भट्ट जी का है। और वो बात कब की है? तो वो बात है भारतेंदु युग की। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। हम किताबें पढ़ते हैं तो केवल इसलिए नहीं पढ़ते हैं जिस पे हम मज़ा ले सकें, जिसका हम मनोरंजन कर सकें। नहीं, ज्ञान जीवन को बदलता है, ज्ञान वाणी को बदलता है और वाणी दुनिया को बदल सकती है। तो केवल साहित्य, केवल पढ़ाई को लेकर के हम ये भावना, ये सोच नहीं बना सकते हैं कि ये मनोरंजन की वस्तु है। ये जीवन बदलने की वस्तु है, ये अनमोल है। अपना वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मुहूर्त वांग्मय उपादान है। आगे है, जो गहन लोक शक्ति से, गहन मतलब बहुत अधिक, लोक शक्ति यानी कि लोगों की ताकत से उपजता और दिशा पाता है, यह है बोधपूर्ण प्रधान मान्यता। भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है। भारतेंदु युग यानी कि हरिश्चंद्र की बात हो रही है, तो भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तद अनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। उस युग में जितने भी लेखन के क्षेत्र में लोगों ने काम किया, जो भी महान लोग हुए हैं, उसमें भट्ट जी का जो स्थान है वो सबसे अलग है, सबसे ऊंचा है। आगे कहा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। देखिए, एक होता है गद्य और एक होता है पद। गद्य मतलब होता है कहानी और पद मतलब होता है कविता। तो जो भट्ट जी थे वो एक गद्यकार थे, एक कहानीकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा। अभिरुचि मतलब होता है अपनी इच्छा, मानस यानी मन से, और प्रतिभा यानी काबिलियत से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। परिवेश यानी कि उनका अपना जो जीवन दिनचर्या था, उनका जो सच्चाई था, वो ऐसा था कि हमेशा वो किसी लेखक या पत्रकार की तरह ही दिखते थे। लेखनी पत्रकारिता में ही डूबे रहते थे, पढ़ाई में ही डूबे रहते थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन गया जाती। वे नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष से जागरूक गद्य लिखने की नियति थी। क्योंकि जब ये बात हो रही है, उस समय हमारा देश गुलाम था। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उन गुलामी से बचते हुए, उन अंग्रेजों से लड़ते हुए भट्ट जी ने अपनी कभी लेखनी नहीं छोड़ी, उसमें कभी कमी नहीं लाई। बच्चे, आप लोग सीख सकते हैं भट्ट जी से कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, हमें उनसे जूझते हुए, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। यही तो जीवन का सार है, यही तो जीवन का अर्थ है। वो जीवन ही क्या जो कठिनाइयों से न लड़कर बनी हो। जो आराम से चला गया वो तो पशु है, मनुष्य है तो कठिनाइयों से लड़े। भट्ट जी से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। आगे है, यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता मतलब मजबूती लाती है। तेज और तेवर बनकर उभरता है। तेवर मतलब होता है ना गर्व, प्राउड था इनको अपने आप पे, और प्राउड होना चाहिए हम सभी को इन पर, इतने अच्छे लेखक के ऊपर। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। वही हिंदी प्रदीप जिसमें इन्होंने अपनी उपन्यास लिखा था।
नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध हो उनकी वो अपनी विद्या है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण दृश्य लेखन पूरी शक्ति सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। सामयिक समस्या यानी कि सामाजिक समस्याओं पर, जैसे सामाजिक समस्या हो गया बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षा में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। यानी कि बात हो बाल विवाह की, बाल विवाह यानी कि कम उम्र में बच्चों की शादी करा देना। हमारे समाज में पहले प्रथा थी कि बच्चे 5 साल के हो गए उनकी शादी विवाह कर दी गई। जब वो बड़े होते थे तो उनको बताया जाता था कि तुम्हारा विवाह हो गया है, जो बहुत ही एक गलत, इस समाज का गलत सिस्टम था। उसका इन्होंने विरोध किया। राजा राम मोहन राय की तरह, दयानंद सरस्वती की तरह। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर काम में आगे हैं। कोई भी फील्ड हो उसमें महिलाएं आज पुरुषों से आगे हैं, क्योंकि उनमें काबिलियत है, वे मेहनत करती हैं। लेकिन इन महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार, कोई भी हक ये समाज नहीं देता था, जिसका खुलकर विरोध किए थे हमारे भट्ट साहब। महिला को स्वतंत्रता मिले, राजा और प्रजा ना हो, प्रजा मालिक हो, राजा मालिक ना हो। किसानों की जो गलत अवस्था थी, दुर्अवस्था थी, अंग्रेजी शिक्षा, ऐसे अंधविश्वास, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी गलत नीतियां, कुरीतियां फैली हुई थी जो समाज को जड़ से खोखला कर रही थी। इन सब की इन्होंने कड़ी आलोचना की, खुलकर विरोध किया। तब जाकर आज हमारा समाज इतने सुधार में है, हमारा समाज इतना आगे सोच सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप लोग इसी तरह का वीडियो पाते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। अंग्रेजी के 2 साहित्यकार एडिशन और स्टील, जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किए हैं, उनकी तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है बालकृष्ण भट्ट जी का। नीचे जो ये भरे मूंछों वाला व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं, यही हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। ये बात कहते हैं रामविलास शर्मा जी, जिनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है रामविलास शर्मा जी, जो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में कहते हैं। एक बार थोड़ी सी मैं इसको समझा दूँ। उनकी वास्तविक प्रतिभा यानी कि वास्तविक जो टैलेंट था, जो गुण था, एक अध्ययनशील विद्वान। अध्ययनशील विद्वान का अर्थ हुआ ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने जीवन में रोज पढ़ा हो, जो कभी ये न माना हो कि मैं विद्वान हूँ, मैंने सब कुछ जान लिया है। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, उसको अध्ययनशील कहा जाता है। और विद्वान सही मायने में वही होता है जो अपने आप को विद्वान न समझे और प्रतिदिन एक विद्यार्थी की तरह पढ़े और तब जाकर पढ़ाए या कोई लेखन का कार्य करे। लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों में इस बात का घमंड हो जाता है कि हम तो सब चीज़ जानते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जिस दिन जिस शिक्षक के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना का जन्म होता है,
समझ लीजिए आपका शत्रु ने जन्म ले लिया, जो आपको धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाएगा। ये भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि था, आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी आलोचना का जन्मदाता, अगर आलोचना के बारे में अगर कोई कुछ लिख सकता है, कोई आलोचित किसी को कर सकता है, किसी टॉपिक पे कोई कुछ कह सकता है सही तरीके से, तो वो एक भट्ट जी हैं जो कह सकते हैं। इसलिए साहित्य में आलोचक का जन्मदाता अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो है हमारे भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। यानी कि धर्म हो या दर्शन शास्त्र की बातें हो, सभी को इन्होंने अपने कसौटी पे कसा और एक प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। ये सारी बातें कहते हैं रामविलास शर्मा जी। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि मैं क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सभी विषय को लाइन बाय लाइन पढ़ाकर वीडियो को अपलोड कर दूं, जिससे आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकें। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बस मुझे पहचाने, मेरी पहचान जिंदा रहे, मैं रहूं या ना रहूं, लोग मुझे पहचाने। यही मेरा उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है जीवन में। तो इसी बात के साथ आज का क्लास मैं ख़त्म करता हूं और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आप कुछ भी सीख सकते हैं, एक शब्द भी सीखा है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो धन्यवाद, आप लोग इतना समय दिए। फिर मिलेंगे हम इसके पार्ट 3 में और जानेंगे चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या लिखा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, सुबह हो तो शुभ प्रभात।